अरे यार, ये महंगी साड़ियों में लदी हुई लड़की वही है ना जो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ वही है। शान देख ली उसकी, कहाँ रिक्शा से आती थी, अब नीली बत्ती की गाड़ी में घूम रही है। कुछ भी कहो, सरकारी नौकरी वाला पति हर किसी के नसीब में नहीं होता। शान और शौकत, पैसा, स्टेटस और सोसाइटी में दबदबा सब मिल जाता है, और क्या चाहिए भाई। सहेली शालिनी की बातें परी के दिमाग में घर कर गई थी और अब उसने ठान लिया था कि वो शादी करेगी तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर से ही करेगी। कुछ दिन बाद, अरे ओ परी की माँ, जरा पानी देना। हे राम, आज तो सच में पैरों के छाले बोल गए। रोहिणी से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, ऐसा लग रहा है जैसे दामाद नहीं, कोई लापता खजाना ढूंढ रहे हैं। अरे रुको जी, काहे गला फाड़ रहे हो? आ रही हूँ, पूरा दिन सबकी सेवाएं तो करती रहती हूँ। शर्मा जी का कुर्ता पसीने से बिल्कुल तर था। वो हाथ में शादियों वाले बायोडेटा की भारी भरकम फाइल सोफे पर ऐसे पटकते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतार रहे हो। तभी रसोई से विमला देवी हाथ में बेलन लिए बाहर आती हैं। चेहरे पर चिढ़ साफ था। ला पियो पानी। मैंने तो पहले ही कहा था आपकी बेटी के दिमाग का स्क्रू ढीला है, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अरे भाई, अच्छा खासा बिजनेसमैन लड़का मिल रहा था, लाखों का टर्नओवर था उसका, लेकिन नहीं, हमारी महारानी को तो सरकारी गाड़ी चाहिए। क्या हुआ आज के रिश्ते का? क्या होना था, लड़का शरीफ था, बैंक में मैनेजर था, पर जैसे ही परी को पता चला कि लड़का प्राइवेट बैंक में है, उसने वही चाय की चुस्की लेते हुए कह दिया, अंकल प्राइवेट नौकरी का क्या भरोसा, आज है कल मंदी आ जाए तो रोड पर आ जाए, हमें तो परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए। भाई साहब, लड़के के बाप ने वहीं अपनी चाय छोड़ी और हमें बिना नमस्ते किए उठकर चले गए। तभी फिर से मेन डोर का दरवाजा एक झटके से खुलता है। परी हाथ में अपना चमचमाता हुआ आईफोन लिए, महंगी कुर्ती पहने, पूरे एटीट्यूड में मटकती हुई अंदर आती है। वो पापा, आप ही ना हर अरे गहरे को मुंह उठा के दिखने चले जाते और मुझे साथ में ले जाते। अब से जब तक सब फाइनल ना हो ना, तब तक मुझे ना ले जाना साथ में। अरे तो क्या बुराई थी लड़के में, बता जरा। बुराई मम्मी? अरे वो बैंक मैनेजर, वो भी प्राइवेट, सुबह से शाम तक गधों की तरह टारगेट पूरा करता है वो। मुझे ऐसा पता नहीं चाहिए जो संडे को भी लैपटॉप खोलकर यस बॉस नो बॉस करता रहे। मुझे चाहिए रुतबा। जब मेरे पति की गाड़ी सड़क से निकले ना, तो पुलिस वाले खुद खड़े होकर सैल्यूट मारे, समझिए आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पुलिस वाले सैल्यूट मारेंगे ही। आई बड़ी। अरे लड़की, ढंग का कमाता धमाता घर मिल रहा है, पैर पकड़ के हाँ कर ले। ये जो तेरी सरकारी नौकरी की ठसक है ना, ये किसी दिन भारी पड़ जाएगी। ये जो तू दिन में 3 बार पार्लर जाकर अपना चेहरा चमकाती है, प्राइवेट वाले बाप के पैसे से ही चमकता है। कोई सरकारी क्लर्क मिल गया ना, तो महीने के आखिरी दिन सिर्फ 10 दिन उबले आलू खाकर गुजारने पड़ेंगे, तब समझ में आएगी ये सारी चौड़। मम्मी, आप हमेशा क्लर्क पर क्यों अटक जाती हो? मैं क्या किसी क्लर्क के लिए बनी हूँ? मेरी शक्ल देखिए, कॉलेज में सब ब्यूटी क्वीन कहते थे मुझे। मैं तो किसी बड़े ऑफिसर से ही शादी करूंगी, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। देखना वो खुद चल कर आएगा मेरे लिए। परी की बात पर विमला देवी ने अपना सिर पिट लिया और शर्मा जी ने चुपचाप भगवान के आगे हाथ छोड़ लिए। पर कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत भी इंसान की मति मारने के लिए उसका पूरा साथ दे देती है। शर्मा जी ने अपनी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी, बड़े बड़े लोगों और जान पहचान वालों के पैर पकड़े। आखिरकार एक दिन उनकी लॉटरी लग ही गई। परी के लिए रिश्ता मिला विकास दुबे का, जो अभी अभी उत्तर प्रदेश में एसडीएम के पद पर तैनात हुआ था। खानदानी लोग, जमीन जायदाद से भरपूर, और लड़का देखने में भी बिल्कुल सलीकेदार और रौबदार था। अब तो खुश है ना? जैसा चाहती थी वैसा सरकारी अफसर मिल गया ना तुझे? हाँ मम्मी, बहुत खुश हूँ। अब देखना आप, मेरा आप सबका क्या रौब होगा। हाँ भाई, ठीक है ठीक है, तेरी खुशी में हमारी खुशी। कल लड़का और उसके घर वाले आ रहे हैं, तुझे देखना, सब तैयारी कर ले। अगले दिन सब घर को सजाने में लग गए। जब विकास अपने माता पिता के साथ शर्मा जी के घर आया, तो घर को किसी त्योहार की तरह सजाया गया था। महंगे काजू कतली और समोसों की प्लेट सजी थी। परी जैसे ही लाल रंग का सूट पहनकर शर्माते हुए चाय की ट्रे लेकर आई, विकास तो उसे देखता ही रह गया। परी की रंगत और खूबसूरती देखकर लड़के वाले वहीं पूरी तरह लट्टू हो गए। भाई शर्मा जी, लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है। वैसे तो विकास के लिए बड़े बड़े मंत्रियों के घरों से रिश्ते आ रहे थे, पर हमें तो ऐसी सुशील और सुंदर लड़की चाहिए थी जो हमारे बेटे का घर संभाल सके। हमारी तरफ से तो रिश्ता बिल्कुल पक्का है। देखा मम्मी, इसे कहते हैं किस्मत। सीधे एसडीएम।
अब देखना वो कॉलोनी की पिंकी और नैना कैसे जलकर कोयला होती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तो माय हस्बैंड माय प्राइड हैशटैग ऑफिस वाइफ की ऐसी बाढ़ लाऊंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे बहन जी, आपकी बड़ी कृपा है। हमारी तो एक ही बेटी है, इसे पलकों पर बिठाकर पाला है। दामाद जी सरकारी अफसर है, हमारी तो छाती वैसे ही चौड़ी हो गई। शर्मा जी की बात पर सब हंस दिए। विकास और परी की आंखें भी चुपके से चार हुई। फिर क्या था भाई, चटमंगनी पटब्याह। पूरे इलाके में ढिंढोरा पीट दिया गया कि शर्मा जी की बेटी की शादी बड़े अफसर से हो रही है। शादी इतनी धूमधाम से हुई कि लोग महीनों तक उसकी चर्चा करते रहे। वाह, मेरा सपना पूरा आ गया। मैं अब एक सरकारी अफसर की बीवी बन गई हूँ और अब मेरी जिंदगी सिर्फ नीली बत्ती की गाड़ी, सरकारी बंगले, नौकरों के सलाम और स्टेटस सिंबल के बीच ऐश से गुजरेगी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। शादी के बाद परी एक आलीशान सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गई। 3 एकड़ में फैला हुआ बंगला, बाहर तैनात संतरी और नौकरों की फौज देखकर परी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आते ही पूरे बंगले का नक्शा बदलने की ठान ली। हफ्तों तक पेंटर और कारपेंटर और इंटीरियर डेकोरेटर बंगले में डटे रहे। दिल्ली के महंगे बाजारों से आलीशान पर्दे, कस्टमाइज सोफे और कीमती झाड़ फानुस मंगाए गए। परी ने इंस्टाग्राम पर द ऑफिस वाइफ नाम से एक नया पेज बना लिया, जहां वो हर रोज माय न्यू पैलेस और हस्बैंड लव जैसे हैशटैग के साथ रील्स डालने लगी। एक दिन, हेलो माय इंस्टा फैमिली, सो दिस इज माय न्यू लिविंग रूम। आखिरकार सरकारी बंगले को एक रॉयल टच मिल ही गया। एक क्लास 1 ऑफिसर का घर लगना भी तो चाहिए ना। परी अपनी रील बनाने में बिजी थी, तभी विकास थका हुआ दफ्तर से लौटता है। वो घर की नई तड़क भड़क और दीवारों पर हुए महंगे टेक्सचर पेंट को देखकर अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाते हुए सोफे पर बैठता है। पर ये सब क्या है? फिर से नया पेंट? और ये इतने महंगे सिल्क के पर्दे क्यों मंगवाए? सरकारी बंगला, ये कोई परमानेंट शीश महल नहीं है हमारा। ओ गॉड विकास, आप भी ना बिल्कुल सरकारी बाबूजी सी बातें मत क्या करो। अब आप एक जिला संभालते हो, एसडीएम हो। कल को कोई बड़ा नेता या वीआईपी आपके घर आएगा तो क्या वो ये पुरानी सिलन लगी दीवारें देखेगा? लोग आकर नहीं कहेंगे कि अफसर की बीवी को रहने का सलीका नहीं है? अरे बाबा, सलीका अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस दिखावे की कोई सीमा है। ये सरकारी नौकरी है परी, कॉर्पोरेट का कोई फिक्स ऑफिस नहीं। यहाँ आज कुर्सी है, कल नहीं। क्या पता कब किस मोड़ पर सरकार का आदेश आ जाए और हमें 24 घंटे के अंदर बोरिया बिस्तर समेटना पड़े। अरे अभी अभी तो आपकी पोस्टिंग हुई है, 5 साल से पहले कोई नहीं हटा रहा है आपको। और वैसे भी आपके पापा के इतने बड़े बड़े मंत्रियों से कनेक्शन है, एक फोन घुमाएंगे और ट्रांसफर रुक जाएगा। आप बस अपनी फाइलें संभालो, घर संभालना एक ऑफिसर की बीवी का काम है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मंत्रियों के भरोसे सिस्टम नहीं चलता। जब ट्रांसफर का डंडा चलता है ना, तो ये जितने महंगे सोफे और कांच के सामान तुम दिल्ली से ढोकर लाई हो ना, इन्हें ट्रक में लादने में पसीने छूट जाएंगे। सोशल मीडिया की इस नकली दुनिया से बाहर आओ परी। आप तो बस हर वक्त अमंगल ही सोचते रहते। पिंकी और नैना की रील्स देखिए, उनके पति तो सिर्फ क्लर्क है बैंक में, फिर भी वो कितने एटीट्यूड में रहती है। मैं तो एक ऑफिसर की बीवी हूँ, मेरा फर्ज बनता है सबको ये दिखाना कि सरकारी अफसर की लाइफस्टाइल कैसी होती है। जरा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए ना, मुझे एक रील बनानी है आपके साथ। मुझे इन सब ढोंग से दूर रखो परी। जिस दिन पहला ट्रांसफर ऑर्डर हाथ में आएगा ना, उस दिन ये सारी रील्स और तुम्हारी ये अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। परी ने विकास की बातों को हंसकर टाल दिया और नए पर्दे सेट करने में लग गई। अगले 1 साल परी की इसी ठसक और शान और शौकत में बीते। परी हर शाम सज धज कर सरकारी गाड़ी में घूमने निकलती थी। शादी के दूसरे साल में परी की खुशियां तब दोगुनी हो गई जब उसने 2 जुड़वा बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। पूरे घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। परी ने बच्चों की देखभाल के लिए घर पर 2-2 मेड रख ली थी। फिर भी जुड़वा बच्चों को संभालना और रात रात भर जागना उसके लिए किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा था। परी का पूरा फोकस अब बच्चों पर आ गया था और उसकी सोशल मीडिया रील्स भी काफी कम हो गई थी। अभी बच्चे मुश्किल से 3 महीने के ही हुए थे कि एक शाम विकास हाथ में सरकारी ट्रांसफर ऑर्डर लेकर घर लौटा। चलो मैडम, तैयारी करो, यूपी से सीधे मुंबई जाना है, ट्रांसफर हो गया है। क्या कहा आपने? मुंबई? इतनी दूर? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना विकास? मेरे बच्चे भी सिर्फ 3 महीने के हैं, बैठना भी नहीं सीखा उन्होंने, और आप कह रहे हैं हमें पूरा घर समेट कर मुंबई जाना होगा। परी, सरकारी नौकरी है, ये सरकार का आदेश आया है। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ। मुझे वहाँ के एक मुख्य सरकारी विभाग में अटैच किया गया है। अगले हफ्ते तक ज्वाइनिंग देनी है। झूठ मत बोलिए विकास, आपने बिल्कुल कोशिश नहीं की ना इस ट्रांसफर को रुकवाने की। मैंने आपसे 1000 बार कहा था कि पापा को बोलकर ऊपर मंत्रियों से बात करवाओ, पर आपको तो अपनी अकड़ में रहना है। भुगते कौन? मैं।
3 महीने के 2 जुड़वा बच्चों को लेकर मैं नए शहर में कैसे भटकूंगी? परी बात को समझने की कोशिश कर। मैंने अपनी तरफ से पूरी सिफारिश लगवाई थी, लेकिन ऊपर से कड़ा ऑर्डर है। और तुम मंत्रियों के जिन कनेक्शनों की बात कर रही हो ना, वो चुनाव आते ही बदल जाते हैं। सरकारी सिस्टम में किसी का सिक्का हमेशा नहीं चलता। और इन सब सामान का क्या होगा? दिल्ली से जो ये 5 लाख का झूमर, इटालियन सिल्क के पर्दे और कस्टमाइज सोफे मंगवाए थे, क्या इन्हें मैं सिर पर लाद कर ले जाऊंगी? अभी 2 साल भी नहीं हुए इन्हें आए। तो मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था परी कि सरकारी नौकरी में ये तड़क भड़क मत पालो। अब जो सामान ले जा सकती हो ले चलो, बाकी यही किसी को दे दो। दे दो नहीं, आधे दाम में बेचना पड़ेगा। मेरा इतना नुकसान। फिर क्या, अगले 4 दिन परी के लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। जो आलीशान पर्दे और शीशे के शो पीस उसने बड़ी ठसक के साथ लाखों रुपए खर्च करके खरीदे थे, उन्हें कॉलोनी के लोग और कबाड़ी वाले औने पौने दाम में खरीद कर ले जा रहे थे। उसकी लाखों की कस्टमाइज क्रॉकरी और सोफे आधे दाम में बिक गए। एक तरफ 3 महीने के रोते हुए जुड़वा बच्चे, दूसरी तरफ मेड का रोना कि वो मुंबई नहीं जा पाएगी। परी परेशान थी। फिर उसने मन ही मन सोचा, वैसे ये ऑफिस है तो ये सब चलता ही है, और वैसे भी मुंबई जा रहे हैं हम, वहां तो मैं हीरोइन भी बन सकती हूँ, बड़ी इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ। ये सब सोचकर परी मुस्कुराई और कुछ दिन बाद वो सब मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई पहुंचने पर विकास के ऊंचे पद की वजह से उन्हें कोलाबा इलाके में एक आलीशान सरकारी फ्लैट मिल गया। समंदर के सामने का नजारा देखकर परी का मुरझाया हुआ चेहरा एक बार फिर खिल उठा। दिल्ली की पिंकी और नैना को नीचा दिखाने के लिए उसका ऑफिसर वाला भूत फिर से जाग गया। उसने मुंबई के उस सरकारी फ्लैट में भी हजारों रुपए फूंक दिए। दीवारों पर नया टेक्सचर पेंट, मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स और बालकनी में नया सिटिंग अरेंजमेंट। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। दोनों जुड़वा बच्चे अब 3 साल के हो चुके थे और मुंबई के ही एक बड़े प्ले स्कूल में जाने लगे थे। परी का मन अब मुंबई की लाइफस्टाइल में पूरी तरह लग चुका था। लुक एट द व्यू माय इंस्टा फैमिली। मुंबई की शाम और कड़क चाय, सरकारी लाइफ का यही तो मजा है, जहां जाओ ठाठ कम नहीं होते। तभी ड्राइंग रूम से फोन की घंटी बजती है। परी फोन उठाती है। हाँ मम्मी नमस्ते, कैसी हो? महारानी तुम्हारी याद आई तो फोन कर लिया। अगले हफ्ते तुम्हारी ममेरी बहन पिंकी की शादी है, पूरा खानदान आ रहा है। मामा जी कह रहे थे कि दामाद जी डीएम है इसलिए आते नहीं, तो इस बार बेटी दामाद को आना ही पड़ेगा। आ रही है ना तू बेटा? क्या बताऊं मम्मी, विकास आजकल नए जिले के चार्ज में इतने बिजी हैं कि उन्हें संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। वीआईपी मूवमेंट चल रहा है ना मुंबई में, बच्चों की स्कूल की टेस्ट भी है। मेरा अकेले इतने सामान और बच्चों के साथ फ्लाइट से दिल्ली आना बहुत मुश्किल है मम्मी। आप लोग एक काम करो ना, आप लोग ही घूम जाओ ना इधर। अरे रहने दे रहे, पिछली बार तेरे सगे भतीजे के मुंडन में भी तू सरकारी ड्यूटी का बहाना बनाकर नहीं आई थी। पूरा खानदान पूछता है आपकी अफसर बेटी दामाद का है, क्या फायदा ऐसी बड़ी नौकरी का जब बेटी अपनी भाई बहनों की शादी ब्याह में शामिल ही ना हो सके। तो वहीं बैठ अपनी नीली बत्ती की गाड़ी में। इतना कहकर विमला देवी गुस्से में फोन काट देती है। परी उदास होकर सोफे पर बैठती है कि तभी विकास हाथ में एक सरकारी लिफाफा और मिठाई का डिब्बा लिए घर में आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। परी एक अच्छी खबर है और एक थोड़ी वैसी खबर है। सरकार ने मेरा प्रमोशन कर दिया है, मैं अब फुल फ्लेज्ड डीएम बन गया हूँ। ओह माय गॉड विकास, कांग्रेचुलेशंस, अब डीएम बन गया। मैं अभी इंस्टा पर पोस्ट डालती हूँ, हमारी तो लॉटरी लग गई। अरे पूरी बात तो सुन लो परी, प्रमोशन के साथ तुरंत ट्रांसफर का ऑर्डर भी आया है। हमें अगले 4 दिनों के अंदर मुंबई का ये फ्लैट खाली करके सोनभद्र में ज्वाइनिंग देनी है। क्या कहा? सोनभद्र, वो छोटा सा कस्बा? विकास आप मजाक कर रहे हो ना? अभी पिछले महीने ही मैंने इस फ्लैट में 2 लाख रुपए लगाकर इटालियन वुडन फ्लोरिंग करवाई है। बच्चों का स्कूल सेट हुआ है, उनके दोस्त बने हैं, और अब आप कह रहे हो कि सब छोड़ छाड़ कर किसी पिछड़े इलाके में चले जाए? पर ये कलेक्टर की नौकरी है, ये सरकार जहां भेजेगी वहीं जाना पड़ेगा। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाकर स्टे तो नहीं ला सकता इस पर। बच्चों का स्कूल वहां भी मिल जाएगा, सरकारी कीवी होते हैं हर जगह। भाड़ में गया आपका कीवी, और भाड़ में गई आपकी ये सरकारी नौकरी। थक गई हूं मैं हर 3 साल ये तमाशा देखते देखते। पहले दिल्ली से सामान बेचा, अब मुंबई का ये आलीशान घर कौड़ियों के दाम बेचो। मेरे बच्चे हर शहर में जाकर नए सिरे से रोते हैं। क्या इसी रुतबे के लिए मैंने जिद करके आपसे शादी की थी? मतलब हद हो गई, मैं रोज रोज घर ही बसाती रहूं। मैंने तो शादी से पहले ही कहा था परी, सरकारी नौकरी में दिखावा नहीं, दिक्कतें ज्यादा होती है। चलो अब गुस्सा थूको और पैकिंग शुरू करो। परी दीवारों पर लगे उस महंगे पेंट को देखती रही जो उसने सिर्फ 6 महीने पहले करवाया था। मायके के सारे फंक्शन पहले ही छूट चुके थे, रिश्तेदारों से दूरी बन चुकी थी, और अब जो आशियाना उसने 3 साल में खून पसीना एक करके बनाया था वो फिर से बिखरने जा रहा था।
भारी मन से परी सामान समेटकर सोनभद्र आ गई। मुंबई के समंदर के सामने रहने वाली परी के लिए इस छोटे से कस्बे में मन लगाना बहुत मुश्किल था। शुरुआत के 3 महीने तो उसने रोते कुड़ते काटे, लेकिन बच्चों के भविष्य और पति के साथ के लिए उसने यहाँ भी समझौता कर लिया। धीरे धीरे उसने घर सेट किया, कॉलोनी की महिलाओं से जान पहचान बढ़ाई और बच्चे भी नए स्कूल में ढलने लगे। अभी सोनभद्र में 6 महीने ही बीते थे कि एक शाम विकास फिर से हाथ में वही सरकारी लिफाफा लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। पर वो डिपार्टमेंट में कुछ अर्जेंट फेरबदल हुआ है। मुझे सेंट्रल डेप्यूटेशन पर राजस्थान के एक दूर दराज के इलाके में भेजा जा रहा है। हमारा प्रमोशन भी हुआ है, हमें इसी हफ्ते निकलना होगा। बस विकास, बहुत हो गया। भाड़ में जाए आपका ये प्रमोशन और भाड़ में जाए ये सरकारी नौकरी। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो हर 6 महीने में आपका ऑर्डर देखकर अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दूं। परी मेरी मजबूरी समझो यार, ये ट्रांसफर तो इस जॉब का हिस्सा है ना। हिस्सा होगा आपकी जॉब का, मेरी जिंदगी का नहीं। ससुराल बार बार नहीं बनता विकास। एक घर को बसाने में औरत का खून पसीना एक हो जाता है। मैं अब और घर नहीं उजाड़ सकती। आप जाइए जहां जाना है, मैं अब आपके साथ नहीं आ रही। क्या मतलब? तुम साथ नहीं चलोगी तो कहाँ रहोगी? मैं बच्चों को लेकर वापस दिल्ली जा रही हूँ। पापा के घर के पास अपना फ्लैट लेकर रहूंगी। बच्चों की पढ़ाई अब एक ही स्कूल से होगी। जब आपको फुर्सत मिले दिल्ली आकर मिल लेना। पर मैं अब हर 6 महीने में नया शहर और नया घर नहीं बसा सकती। तो भाई परी ने तो तुरंत अपनी पैकिंग शुरू की, पर इस बार नए शहर जाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अपने कदम पीछे खींचने के लिए। जो लड़की कभी ऑफिसर पति और नीली बत्ती के रुतबे के लिए मरती थी, आज उसी सरकारी नौकरी के डर से दूर भाग रही थी। सची तो है, दुनिया में हर चमकती चीज के पीछे एक कड़वी कीमत चुकानी पड़ती है, और परी को आज उस कीमत का अंदाजा हो गया था। बड़ा सा बंगला, बड़ी सी कार और कार में बैठे हुए हम दोनों राजा रानी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज तक जो मैंने सोचा था वो सच होने जा रहा है। मुझे तो पहले से ही एक अमीर लड़का चाहिए था जो छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हो, ना उसका कोई भाई हो ना बहन। एक बार मेरी शादी हो जाए फिर मेरी लाइफ सेट है। ना ननद की चिक चिक सुननी पड़ेगी और ना ही उसे अपनी कोई पसंदीदा चीज उसके मांगने पर देनी पड़ेगी। और रही बात जेठानी देवरानी वाले झंझट की, वो सब तो मेरे सामने आएगा ही नहीं। देवरानी हो या जेठानी, हर चीज में ये क्यों कर रही हो, आपने ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, ऐसा क्यों वैसा क्यों, उनके 10 सवाल के जवाब देना मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता। इसलिए भगवान ने मेरी लाइन पहले ही क्लियर कर दी है। ना कोई पार्टनर है और ना ही किसी बात की शेयरिंग। घर की इकलौती बहू रहूंगी मैं। पूरा लाड प्यार मेरे ऊपर ही बरसेगा। मेरा तो सब कुछ सही है, लेकिन श्वेता मुझे तो बुरा तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने तुमसे भी कहा था श्वेता, इस जॉइंट फैमिली वाले झंझट में मत पड़ो। ये देवरानी जेठानी वाली जिंदगी कुछ खास नहीं होती है। हर चीज में बराबरी, हर चीज में रोका टोकी। हमें मिलने वाला प्यार बढ़ जाता है, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या करे, किसी के भाग्य अच्छे होते हैं मेरी तरह, या किसी के भाग्य फूटे होते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी है। तुम्हें जॉइंट फैमिली के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। कोरे कागज पर लिख लो, मुझसे शादी को 2 महीने होने से पहले ही तुम पछताओगी। तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मेरे बारे में ज्यादा सोचने की। तुमने अभी तो कहा न्यूक्लियर फैमिली मिलना या जॉइंट फैमिली मिलना सब किस्मत का खेल है। फिर मैं कौन होती हूँ ना कहने वाली और हाँ कहने वाली। हम दोनों की शादी एक साथ आई हुई है। कितना खुशी का मौका है। एक दूसरे का सुनने में बेहतर है कि हम हमारी शादी की तैयारी पर ही ध्यान दें। और रही बात शादी के बाद की जिंदगी की, तो हमारी जिंदगी शादी के बाद कैसी रहेगी वो भी हमारी किस्मत तय करेगी। श्वेता और मीनल पड़ोस में ही रहने वाली 2 सहेलियां थी। बचपन से साथ स्कूल जाना, उसके बाद कॉलेज, हर जगह वो दोनों साथ में रहती थी। वैसे दोनों को भी एक दूसरे के प्रति प्यार था, फिक्र थी, लेकिन बचपन से ही मीनल का स्वभाव ऐसा था कि उसे खुद की चीजों का दिखावा करने की बहुत आदत थी। फिर चाहे स्कूल बैग हो या कपड़े कॉलेज के, या खुद की किताबें हो या फिर स्मार्टफोन, उसे हमेशा यही लगता था कि जो उसे मिलता है वही बेहतर होता है, और वैसा किसी को मिल ही नहीं सकता। औरों को जो मिलता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, बेकार होता है। श्वेता की सहेली होने के बावजूद मीनल हमेशा श्वेता को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन श्वेता हमेशा मीनल की बातों को टाल देती थी। अब तो बड़ा ही खुशी का मौका था। बचपन से साथ रहने वाली 2 सहेलियों की शादी एक साथ तय हुई थी। श्वेता को मिली थी जॉइंट फैमिली और मीनल को न्यूक्लियर फैमिली, जो वो हमेशा से चाहती थी। श्वेता को जैसा घर मिला था, जैसा रिश्ता मिला था, वो पाकर श्वेता बहुत खुश थी। लेकिन श्वेता को नीचा दिखाने के लिए मीनल उसके रिश्ते में कमियां निकाल रही थी। उसके आगे की जिंदगी कितनी बेकार रहेगी ये लोगों का उदाहरण देकर उसे समझा रही थी।
अभी तक श्वेता मीनल के हर एक बात को नजरअंदाज करती रही। हाँ हाँ, अभी तो तू बहुत समझदार और होशियार बन रही है, लेकिन अपनी सहेली के हर एक बात का तुम्हें जल्दी एहसास होगा। जब तुम शादी करके ससुराल चली जाओगी ना, और तुम्हारे सामने आएगी वो देवरानी जेठानी वाली चिक चिक बराबरी और काम को लेकर होने वाले झगड़े, तब तुम्हें पता चलेगा कि मीनल कितनी सही थी। तब तुम पछताओगी, मेरे सामने आकर अपना दुख दर्द सुनाओगी, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा। तब तो शादी हो चुकी होगी। करिश्मा का क्या हुआ? मैंने उसे भी बताया था मत कर इस देवरानी जेठानी वाली झंझट में। उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो क्या कहते हैं ना कि मुझे मेरे पति से इतना प्यार है कि घर में कौन क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कर रही है? बैठ कर रो रही है। तुझे भी अपनी हालत वैसी ही करनी होगी। तो मुझे कुछ नहीं कहना। तुझे तेरी दुख भरी जिंदगी मुबारक हो। मीनल, छोड़ो ना ये सब बातें, आगे का आगे देख लेंगे। और रही बात करिश्मा की, तो हमें कॉलेज लाइफ से ही पता था वो विनय कैसा लड़का है। उसके साथ कोई भी लड़की रहती तो वो कभी खुश नहीं रहती। और तुम्हें पता है, जब हम शादी करते हैं ना, तो शादी कोई फंक्शन नहीं होता है। उसके साथ साथ आने वाली हर सुख दुख दर्द को समझने की और सुलझाने की समझ रखनी होनी चाहिए। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बात सिर्फ नजरिया की है। और मुझे खुद पर यकीन है, मेरी जिंदगी कैसी भी हो, उसे सुख से कैसे जीना है मुझे अच्छे से पता है। करिश्मा का तो मैं समझती हूँ, उसका लव मैरिज था, लेकिन 2 मिनट की मुलाकात में मिला हुआ वो लड़का तुम्हारी बुद्धि अपने साथ ले गया है क्या? जो तुम्हें इतनी उदाहरण देने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम उसके लिए इतनी पागल हो गई हो कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। जब मेरी आजाद जिंदगी तुम देखोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी गलत हो। और तब मैं आऊंगी तुमसे मिलने। तब देखूंगी मैं तुम्हें कि अपने घर के दुख दर्द संभालने की तुम्हें कितनी समझ है। जब से शादी हुई थी तब से श्वेता और मीनल के बीच की बातचीत कुछ ऐसे ही थी। हर सुबह उठकर मीनल श्वेता के घर आ जाती थी और अपने पति की तारीफ करती थी, अपने परिवार की तारीफ करती थी और श्वेता को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। मीनल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के कई प्यारे प्यारे सपने देख लिए थे और सब कुछ वैसे ही होगा ये उसने मन ही मन सोच भी लिया था। खुद के बारे में अच्छा सोचना गलत नहीं है, लेकिन लोगों का गलत ही होगा ये सोचना बहुत बुरी आदत है। और यही आदत मीनल की भी थी। मीनल के जाने के बाद कई बार श्वेता भी सोच में पड़ जाती है। उसे लगने लगा था कि अगर सच में जैसा मीनल कह रही है वैसा हुआ तो, लेकिन फिर थोड़ी देर में श्वेता खुद को संभाल भी लेती थी। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं। बड़े ही धूमधाम से श्वेता की और फिर मीनल की शादी होती है। शादी के मंडप में कितना समझाया मैंने तुम्हें, मत करिए शादी। पहले तो ये लोग मीठा मीठा बोलकर लड़कियों को अपने घर की बहू बना लेते हैं और फिर उसे नौकरानी बनाकर रखते हैं। एक बार तेरी जेठानी की तरफ देख, इतने बड़े घर की बहू है लेकिन कितनी सिंपल है। जरूर तुम्हारे घर वाले उसे दबा कर रखते होंगे। मीनल, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अब जो होना था वो हो गया है। शायद मेरे नसीब में यही था। मेरी तो शादी हो गई है और मुझे इतनी समझ है कि मैं अपनी जिंदगी संभाल सकती हूँ। तुम्हारी शादी में अभी सिर्फ 15 दिन बाकी है। तुम्हारी शादी की तैयारी पर तुम अपना ध्यान दो। और आज तक तुमने मुझे जो सलाह देती आई हो ना, आज मेरी एक सलाह भी सुन लो। शादी कोई खेल नहीं होता। और अगर तुम यही बचपन वाली और बराबरी वाली बुद्धि लेकर घूमोगी तो फिर तुमने सोचे हुए सभी सपने सच होने से रहे। और खैर, अपनी बातों से मेरा मूड मत खराब करो। मेरी शादी का दिन है, मुझे मेरी शादी एंजॉय करने दो। आई बड़ी शादी एंजॉय करने वाली। शादी के बाद 15 दिनों में रोते हुए मेरे पास वापस आओगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि घर में अकेली बहू की क्या कीमत होती है। और जब 2 बहुएं घर में होती है तो किसी को भी कीमत नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। खुद को समझदार कहती हो ना, लेकिन अकल है तो घुटने में ही। मैं क्यों इसके बारे में सोच रही हूँ? मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बढ़िया रहेगी। पूरा अटेंशन, पूरा प्यार सिर्फ मुझे ही मिलेगा। श्वेता की शादी का दिन भी आ जाता है। श्वेता मंडप तक पहुंच जाती है। उसके बाद भी मीनल श्वेता को नीचा दिखाना बंद नहीं करती। शादी के मंडप में जब मीनल श्वेता के साथ फोटो खिंचवाने जाती है तब वहां भी वो शुरू हो जाती है और खुद के पति का, खुद के रिश्ते का, शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना शुरू कर देती है। श्वेता के बाद 15 दिनों में मीनल की भी शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने बाद मीनल श्वेता को फोन करती है। तो जॉइंट फैमिली की महारानी, ओह सॉरी नौकरानी, क्या हाल हवाल है भाई? शादी के बाद मैंने जो शब्द यूज किया है नौकरानी, वो सही है ना? क्योंकि जेठानी चीज ही ऐसी है, जैसे ही देवरानी घर में आती है उसे इतने ही काम बताती है कि शादी के बाद तुरंत उसे नौकरानी बना देती है। इसलिए तो मैं नहीं चाहती थी कि एक घर में 2 बहुएं हो। ना मुझे किसी की नौकरानी बनना था और ना ही किसी को नौकरानी बनाना था। इसलिए मैंने ऐसा लड़का ढूंढा जहाँ पूरे घर पर मैं अकेली राज कर सकूं।
मैंने तुझे भी समझाया था कि इस जॉइंट फैमिली वाले झंझट में मत पड़, अमीर बाप का इकलौता बेटा ढूंढ और सेटल हो जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। कहाँ उल्टा हर वक्त मुझे कुछ कुछ बताती रही। मीनल, तुझे फोन किया है ना मेरा हाल हवाल पूछने के लिए, तो मुझे बताने देना कि मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी है। अपने आप ही अंदाजा लगा रही है और अपने आप ऊटपटांग बातें की जा रही है। मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, शादी को 2 महीने हो गए हैं। लेकिन हाँ, मेरे जेठ जेठानी हैं, इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मुझे शादी से पहले कहा गया था ना कि जॉइंट फैमिली में एक साथ घूमने नहीं जाने देते। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पिछले हफ्ते ही हम शिमला से वापस आए हैं। ओह, तो तुम शिमला गए थे? हाउ चीप। हमने तो पेरिस का प्लान बनाया है। हमारी शादी की सभी रस्में हो गई हैं। हम सभी मेहमानों के यहाँ जाकर आए। हमारी एक फैमिली ट्रिप उनके गांव में भी हो गई। अब हम हनीमून से भी वापस आ गए हैं। तुम्हारे अभी तक प्लान ही बन रहे हैं। तुम्हारा न्यूक्लियर बंदा तुम्हें टाइम ही नहीं देता क्या? क्या बकवास कर रही हो श्वेता? बड़ी चीजों के लिए क्या वक्त लगता है? खैर, आज हमारा मूवी का प्लान है। मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी बकबक सुनने के लिए। हम बाद में बात करते हैं। मीनल कब से बड़बड़ कर रही थी, लेकिन श्वेता उसके बारे में थोड़ा कुछ कह देती है तो तुरंत मीनल गुस्सा हो जाती है और गुस्से में फोन कट कर देती है। फोन साइड में रखते हुए, अजीब लड़की है, खुद ही उठपटांग सवाल पूछती है और अगर उसके जवाब दे दो तो गुस्सा हो जाती है। पता नहीं क्या होगा इसका। श्वेता से फोन पर बात होने के बाद मीनल बहुत ही बेचैन हो गई थी। उसे जैसे पता ही चलता है कि श्वेता शादी के बाद अपने पति के साथ घूमने भी गई थी। उसे तो अच्छा खासा बहाना मिल गया था अपने पति से झगड़ने के लिए। वो घर में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए अपने पति का इंतजार कर रही है। ये कोई टाइम है घर आने का? मीटिंग मीटिंग मीटिंग, इसके अलावा आपको कुछ दिखता है या नहीं? मेरी और मेरी सहेली की शादी एक साथ हुई थी। वो दोनों हनीमून से वापस भी आ गए हैं, लेकिन हम दोनों साथ में मार्केट तक भी नहीं गए हैं। मेरी सहेली ने जैसे ही मुझे बताया ना कि वो दोनों घूमने गए थे, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि आपने मेरे लिए पेरिस का प्लान बनाया है और आज हम दोनों साथ में मूवी देखने जा रहे हैं। तुम्हारी वही सहेली है ना, जो क्या नाम है उसका, श्वेता? अरे, उसका जेठ मेरा अच्छा दोस्त है। छोटे भाई की शादी हो गई तो बड़ा भाई पूरा काम संभाल रहा है, इसलिए बड़ा भाई आराम से घूम सकता है, अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन मैं ठहरा अकेला आदमी, किसी के भरोसे ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकता ना। भरोसा कैसे रखूं? भाई भी तो नहीं है मेरे पास। और तुम्हें तो पता है ना, पापा को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, माँ के घुटनों में दर्द है, उन्हें अकेला छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं होता है। अब हमारे घर में भी श्वेता की तरह भैया भाभी होते तो हम कहीं भी घूमने चले जाते, तो कोई दिक्कत नहीं होती। खैर, शायद अकेले घूमने हमारी किस्मत में नहीं है। लेकिन मैं दिन भर काम कर रहा हूँ। वो डील खत्म हो जाएगी तो हम सब साथ में घूमने जाएंगे। हम हनीमून पर मम्मी पापा के साथ जाएंगे। हाँ, तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। और तुम्हारी पर्ची में लिखा था ना कि तुम्हें अकेला लड़का चाहिए था, उसका ना कोई भाई हो ना बहन हो। तो अब तुम्हें वैसा ही लड़का मिल गया है, तो उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी भी तो तुम्हें उठानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, मलाई अगर तुम अकेले खा रहे हो तो बर्तन भी तुम्हें ही साफ करने होंगे। मतलब अगर पूरी प्रॉपर्टी, मम्मी पापा का प्यार, पैसा, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है तो पूरी तरह से उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। मीनल का माथा पहले ही गर्म हो गया था, ऊपर से राजीव की बातें। मीनल गुस्से से, परेशानी से बिल्कुल लाल लाल हो गई थी। मीनल का माथा पहले ही गर्म हो गया था, ऊपर से राजीव की बातें मीनल को और गुस्सा दिला रही थी। लेकिन राजीव से कुछ वो कह भी नहीं सकती थी। कैसे कहती? उसी की तो डिमांड थी, उसे इकलौता लड़का जो चाहिए था। मीनल अपनी किस्मत को कोसते हुए पलंग पर बैठ जाती है। अगले दिन दोपहर के समय, बहू, तुम्हारी बुआ सास आने वाली है, शायद उनका बेटा बहू भी आएंगे। सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाओ। शादी के बाद उनकी बहू हमारे घर पहली बार आ रही है, तो उसे कुछ अच्छा नेक देना होगा, उसके बारे में भी देखो। घर के सभी काम खत्म करके अभी तो बैठी हूँ माँ जी। किसी और को बता दो, पिछले 2 महीनों में मेरे पैरों में पहिए लगे हैं जो ऐसे दौड़ रही हूँ। बेटा, किसको बताऊं, घर में और कोई है भी तो नहीं। इसे कुछ भी नहीं होता। और राजू का तो तुम्हें पता ही है, वो घर में होता ही कहाँ है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। इतने दिन जैसे तैसे बहू आने तक रुक जा, बहू आने तक रुक जा, ऐसा कह कह कर उस रुक्मणी को रोक कर रखा था। तुम्हारे आते ही तुमने उसके साथ झगड़ा कर लिया और वो चली गई। मीनल लंबी सांस लेती है और सास के पीछे पीछे चली जाती है। पहले तो घर साफ सुथरा करती है, फिर उन्हें देने के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो निकालती है। शाम में सभी मेहमानों के लिए खाना बनाती है। मेहमान आते हैं, सब साथ में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे और मीनल अकेली किचन में काम कर रही थी। तभी श्वेता उसे फोन करती है। सॉरी यार मीनल, उस दिन मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझसे बहुत ज्यादा रूडली बात कर ली थी। लेकिन कोई बात नहीं श्वेता, उस दिन के बारे में तो मैं कब का भूल गई थी।
बाप रे बाप! मैंने उस दिन मज़ाक में कह दिया था कि हम मीनल बचपना छोड़कर बड़ी हो जा, तभी तो तू शादीशुदा ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ये बात तो इतनी सीरियसली तूने ले ली कि हमेशा आग का गोला बनकर घूमने वाली मीनल आज इतनी शांति से बात कर रही है। तू कुछ कह क्यों नहीं रही है? हाँ, मेहमान आए हुए हैं ना घर पर, तो सबके लिए खाना बना रही हूँ। हाँ यार, कल मेरे घर पर भी आए थे। इस गर्मी के दिनों में ना मेहमानों के लिए खाना बनाना मतलब मौत आने जैसा है, लेकिन मेरी ये मौत आधी हो जाती है। कैसे? अरे मेरी जेठानी है ना, वो तो पिछले 4 सालों से खाना बना रही है। खाना बनाने में वो प्रो हो गई है। वो फटाफट मुझे बताती है क्या करना है, कैसे करना है, मेरी हेल्प करती है। फिर हम दोनों मिलकर सभी मेहमानों के लिए किसी की खींचते हैं या फिर किसी की चुगलियाँ करते हुए या फिर कुछ प्लान बनाते हुए खाना बना लेते हैं। हमारा तो रोज़ का ही है, ऐसे ही खाना बनाते हैं हम। तुम्हें पता है, जब हमारी सास हमारे ऊपर चढ़ती है, हमें गुस्से में उल्टा-पुल्टा कुछ बोल देती है ना, तो हम दोनों मिलकर सास की बुराई करते हैं। इतनी बुराई करते हैं कि बुराई में भी हँसी-मज़ाक तक पहुँच जाती है। और फिर बात क्या हुई थी वो बात ही भूल जाते हैं। मेरी जेठानी बहुत ही फ्री है, इतना हँसी-मज़ाक करती है कि उनकी हँसी-मज़ाक की वज़ह से किचन में काम करना भी इतना आसान हो जाता है। हाँ, पूछो ही मत। सास से कैसे निपटना है इस मामले में मेरी जेठानी ने पीएचडी कर ली है। मतलब शुरू-शुरू में उन्हें बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन उन्हें जो-जो प्रॉब्लम आई थी और उन्हें उसके सॉल्यूशन कैसे मिले थे, इस बात की मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। फटाफट दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं, फिर आराम से टीवी लगाते हैं और दोनों साथ में टीवी देखते हैं। इस घर में जितनी मेरे पति के साथ नहीं बनती ना, उतनी मेरी जेठानी के साथ बनती है। पहले मेरे मन में थोड़ा-सा डर था कि जेठानी कैसी होगी, मेरे साथ उनकी जमेगी या नहीं। लेकिन सच में यार, मैं तो यही कहूँगी कि हर घर में जेठानी होनी चाहिए। हमारी लाइफ ईज़ी हो जाती है और घर के बड़ों की डाँट खाने में, घर के काम करने में, हर चीज़ में हमें अच्छा खासा पार्टनर मिल जाता है। सच में यार, घर में 2 बहुएँ तो होनी ही चाहिए। कुछ कहा तुमने? नहीं, नहीं कुछ नहीं, मैं मेहमानों के लिए खाना बना रही हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। श्वेता जैसे-जैसे मीनल को देवरानी-जेठानी के रिश्ते के बारे में बता रही थी, वैसे-वैसे मीनल मन ही मन उनके रिश्ते को इमेजिन कर रही थी। उनकी हँसी-मज़ाक, उनका मिल-जुल कर काम करना उसे नज़र आ रहा था। उसके साथ में घूमने जाना, टीवी देखना और एक साथ मिलकर सास की बुराई करना, मीनल के चेहरे पर हँसी की लकीर ला रहा था। और अभी तक जो मीनल सोचती थी कि इकलौता बेटा होना चाहिए, देवरानी-जेठानी वाली झंझट से हर किसी को दूर रहना चाहिए, अनजाने में इस मीनल के मुंह से निकल ही गया था कि घर में एक नहीं 2 बहुएं होनी चाहिए। एक के बाद एक दिन जा रहा था, सास और मीनल में बहुत ज्यादा आगे हो गया था। इसलिए ना उनकी सोच मिलती थी और ना उनके ख्वाब मिलते थे। और मीनल का पति मीनल उसके आगे आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन उसके पास मीनल के लिए कुछ ज्यादा वक्त नहीं था। वो रात में आता, थोड़ा वक्त वो दोनों घूमने जाते, बस थोड़ा ही, लेकिन दिन भर मीनल बिल्कुल अकेली ही पड़ गई थी। न काम में हाथ बटाने के लिए कोई नहीं था और ना ही दिल हल्का करने के लिए कोई था। मार्केट भी जाती थी तो बस अकेली। जब भी वो किसी ननद भाभी को या फिर देवरानी जेठानी को साथ में शॉपिंग करते हुए देखती है, घर की चीज एक दूसरे से पूछ-पूछ कर एक दूसरे की पसंद खरीदते हुए देखती है, तो उसे भी लगने लगता है कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जिसे मैं हक से कुछ पूछ सकूं। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। मीनल को जो चाहिए था भगवान ने उसे वो दे दिया था। और साथ ही साथ आने वाली सभी जिम्मेदारी भी देवरानी जेठानी वाली झंझट से दूर रहने के बावजूद मीनल दुखी थी। और जॉइंट फैमिली में रहने के बाद भी श्वेता बहुत खुश थी।